मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोग सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट किए थे। सीक्वेंस सीरीज में जस्ट सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीरीज किसे कहते हैं, और जनरल टर्म दैट इज nth टर्म अगर गिवन है तो सीक्वेंस लिखना। एक दो क्वेश्चन हम करेंगे कि अगर हमें सीक्वेंस गिवन है तो जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ... 31 एंड ... करना क्या है, फिर से समझिए। फर्स्ट टर्म में केवल 1 है, सेकेंड टर्म में 2, 3 है, थर्ड टर्म में 4, 5, 6, 7 है, फोर्थ टर्म में 8, 9, 10, 11। इस तरह से सीक्वेंस बढ़ रही है। अब आपको करना क्या है, nth टर्म फाइंड करना है। तो स्टार्ट करिए। आप लोग स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 2.5 मिनट। पैटर्न पकड़िए और देखिए किस पैटर्न के हिसाब से बढ़ रहा है और फाइनल करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें पैटर्न पकड़ना पड़ेगा और कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड का ज़्यादा, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए पहले में एक टर्म है, दूसरे में दूसरा टर्म है, तीसरे में 4 है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, पहली बात। लेकिन अगर देखें हम पहले टर्म, तो पहले टर्म ये 2 टू पावर 0 1 है, 2 टू पावर 1 2 है, 2 टू पावर 2 4 है, 2 टू पावर 3 8 है, 2 टू पावर 4, मतलब पहला टर्म जो है वो 2 टू पावर कहां से शुरू होगा, nth टर्म कहें या हम जनरल टर्म कहें, बोलो। nth टर्म का पहला टर्म कहां से शुरू करेगा, क्योंकि उसमें कितने टर्म होंगे वो भी हम बाद में बात करते हैं। पहला टर्म शुरू कहां से करेगा, 2 टू पावर 2 टू पावर, ये तो 2 टू पावर 0 पहला टर्म है। पहला टर्म का पहला फर्स्ट पार्ट 2 टू पावर 0 है, दूसरे का पहला टर्म 2 टू पावर 1 है, तीसरे का पहला टर्म 2 टू पावर 2 है। अभी हम केवल हर टर्म के पहले टर्म की बात कर रहे हैं। तो ये 2 टू पावर 0 है, ये 2 टू पावर 1 है, ये 2 टू पावर 2 है, ये 2 टू पावर, पहला 2 टू पावर 0, दूसरा 2 टू पावर 1, तीसरा 2 टू पावर 2, चौथा 2 टू पावर 3, पांचवा 2 टू पावर 4, तो छठा 2 टू पावर 5, सातवां 2 टू पावर 6, तो nth 2 टू पावर n-1, 2 टू पावर। फिर उसके बाद कितना ऐड होता चल रहा है, +1, 4 में +1 ऐड हुआ, फिर 5 में +1 ऐड हुआ, तो दूसरा आएगा 2 टू पावर n-1 +1, इसके बाद वाला 2 टू पावर n-1 +2, 2 टू पावर n-1 +3, कहां तक जाएगा, 2 टू पावर 3 के पहले तक। जैसे 2 टू पावर 2 कहां तक गया, 2 टू पावर 3 के पहले तक, 2 टू पावर 3 से कहां तक गया, 2 टू पावर 4 के, 2 टू पावर 4 के पहले तक। तो ये कहां तक जाएगा, 2 टू पावर n-1 के पहले तक, 2 टू पावर n-1 के पहले तक। तो इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड और रूल का इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट टर्म चाहते हैं, हम लोग tn लिखा है, फर्स्ट टर्म चाहते हैं तो n की वैल्यू 1 पुट करिए, तो 2 टू पावर n-1, दैट इज 1 - 1, 2 टू पावर 0 1 मिल गया। इसमें पुट करें तो 2 टू पावर 1 - 1 0, तो n की वैल्यू 1 में एक ही रह जाएगा। n की वैल्यू 1 लेने का मतलब एक टर्म लेंगे, n की वैल्यू 2 लिए, तो 2 टू पावर 2 - 1 कितना, 2 टू पावर 2 - 1 2, 2 टू पावर 3, 2 में 2, फिर तीसरे में इसी तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा और आगे nth टर्म हमारा दे देगा। नोट करिए। तो फिर अलग चीज हो जाती। ये आपको बता रहा है कि पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 4 है, चौथे टर्म में 8 है, पांचवें टर्म में 16 है, ये आपको बता रहा है। तो ये
भाई n की वैल्यू जब हम 1 पुट किए तो 2 टू पावर 1 माइनस 1 0, 2 टू पावर 0 1 हो गया। और चूंकि जो हर टर्म जो है, जो सेकेंड टर्म है या थर्ड टर्म जो हमने पैटर्न देखा, वो पैटर्न देखा कि वो 2 टू पावर 0 शुरू हो रहा है, दूसरा 2 टू पावर 1 से शुरू हो रहा है, तीसरा 2 टू पावर 2 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब 2 टू पावर दूसरे में कहाँ तक जाएंगे, 2 टू पावर 2 माइनस 1 तक जाएंगे, 2 टू पावर 2 माइनस 1 तक। तो दूसरे में जैसे ही हमने n की वैल्यू 2 पुट की तो ये 2 टू पावर 1 हो गया, और ये हो गया 2 टू पावर 1 प्लस 1, कितना हो गया 3। यहाँ नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ जाता ही हम तीसरे टर्म के पहले टर्म पर मिल जाएंगे। तो अब फिर हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इसके 3 टर्म आएंगे, या कहाँ तक जाएगा, n की वैल्यू 3 2 टू पावर 3 के पहले तक, 3 टर्म नहीं जाएंगे। n की वैल्यू जैसे ही हम 3 पुट करेंगे, क्योंकि चौथा टर्म 2 टू पावर 4 से शुरू हो रहा है, तो 2 टू पावर 4 मतलब 16 से कम तक जाएंगे। तो n की वैल्यू जैसे हमने 3 पुट की तो 2 टू पावर 3 माइनस 1, 2 टू पावर 2 4 मिल गया, 2 टू पावर 2 4 प्लस 1 5 मिल गया, 4 प्लस 2 6 मिल गया, 4 प्लस 3 7 मिल गया। ये इसके आगे वाले टर्म हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा अगला टर्म ये हमने जो देख लिया है 2 टू पावर 3 से शुरू हो रहा है अगला टर्म। तो ये पैटर्न है, उसके पहले तक वहीं तक जाएंगे, है ना, ये बात क्लियर है ना। चलिए अगला एक और इससे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन, क्योंकि जनरली जनरल सीक्वेंस में कई बार इस तरह क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं जहां हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ता है, और आगे हमको जरूर पड़ेगी। कई बार ये थोड़ी आएगा कि जनरल टर्म लिखो, कई बार कहेगा इसके nth टर्म में कितने टर्म है ये बताओ, इसके nth टर्म के सारे टर्म का सम बताओ। क्वेश्चन इस तरह से आएगा और आता भी है। तो पहले हमें पैटर्न तो पकड़ना सीखना चाहिए, पहले पैटर्न ही नहीं पकड़ पाएंगे तो कितने टर्म है कैसे बताएंगे, सम कैसे बताएंगे, तो टर्म कितने हैं, सम कितने हैं, ये हम आगे सब पढ़ेंगे अभी जब कुछ करने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, या nth टर्म जो भी नाम देना चाहें, 3/1 स्क्वायर, 5/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 7/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। तो देखिए हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, और अब हमें पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। तो पैटर्न अगर हम पकड़े तो देखिए 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 2 एडअप होते हुए जा रहा है, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7। तो न्यूमरेटर का पैटर्न बड़ा आसान पकड़ में आ रहा है, और दूसरे शब्दों में हम कहें कि न्यूमरेटर ऑड है, और 3 से स्टार्ट कर रहा है तो 2n प्लस 1 न्यूमरेटर पकड़ा गया। आगे चल करके 10th में आप पढ़ करके आए हो, अभी हम लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा है कि न्यूमरेटर जो बढ़ रहा है वो AP के फॉर्म में बढ़ रहा है, तो AP से भी हम जा सकते थे, लेकिन अभी हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो अलग बात। हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से आगे बढ़ रहे हैं। डिनोमिनेटर में देखिए, पहले में 1 स्क्वायर था, दूसरे में भी 1 स्क्वायर से ही स्टार्ट कर रहा, तीसरे में भी 1 स्क्वायर से ही स्टार्ट कर रहा। अगर चौथा टर्म लिखते तो पैटर्न कुछ ये बनता, 9/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए वो बोर्ड की तरफ, हर टर्म 1 स्क्वायर से ही स्टार्ट कर रहा है, डिनोमिनेटर 1 स्क्वायर से ही स्टार्ट कर रहा है, तो हम भी 1 स्क्वायर से ही स्टार्ट करेंगे। पहले में 1 था, दूसरे में डिनोमिनेटर में 2 का सम था, तीसरे में 3 टर्म थे, चौथे में, पांचवें में 5 होंगे, छठे में 6, सातवें में 7। तो ये कौन सा टर्म है, nth, तो कितने टर्म होंगे, n टर्म, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। देखिए इसके पहला वाला जो क्वेश्चन आया था और ये दोनों में हमसे ये नहीं कहेगा जनरल टर्म निकालो, ये तो IT को रिप्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन है, हमसे कहेगा या किसका सम निकालिए या जो भी। तो हमें करना क्या होगा, पहले nth टर्म निकालना पड़ेगा, और nth टर्म निकालने के लिए हमें पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। तो अब हमने nth टर्म निकाल लिया। अब आप लोग को आइडिया होगा, नहीं तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, सिग्मा n स्क्वायर है, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये सिंपलीफाई हो जाएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो फिलहाल ये सब की बात तो तब है, अभी जस्ट हम लोग ने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, और सीक्वेंस का अगर जनरल टर्म गिवन था तो हम nth टर्म सीक्वेंस लिख पाते थे, और अगर सीक्वेंस गिवन है तो जनरल टर्म।
और ये कोई स्पेशल फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई भी पैटर्न पकड़ सकता है। तो इस तरह के सीक्वेंस, ये जनरल सीक्वेंस थे। तो हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए और तो आगे और भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर फिर से देखिए न्यूमरेटर 3, 5, 7, 9, 2n+1, n की वैल्यू 1 पुट करो। देखो 2 + 1 3, डिनोमिनेटर में n की वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म केवल लेना है, मतलब लास्ट में n की वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां तक जाए वहीं तक जाना है। n की वैल्यू 2 न्यूमरेटर में 5 आ गया, n की वैल्यू लास्ट में पुट कर दिए 2 स्क्वायर, तो 1 + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर तक ही जाना है। n की वैल्यू 3 पुट करिए तो 3 2 = 6 + 1 7, और लास्ट में n की वैल्यू पुट करिए 3, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर तक ही जाना है। 4 में 4 स्क्वायर तक जाना है, 5 में 5 स्क्वायर तक जाना है, एंड सो ऑन। अब इसको सिंपलीफिकेशन बस इतना ही करके छोड़ देना है। तो ये था हमारा सीक्वेंस। जब जनरल टर्म गिवन है तो सीक्वेंस लिखना, और अगर सीक्वेंस गिवन है तो जनरल टर्म लिखना। और कोई जरूरी नहीं है कि स्पेशल पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो सकता है, वो हमें पकड़ना पड़ेगा। और इसे आप जो भी कह सकते हो, रूल कह सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड कह सकते हो, IQ का क्वेश्चन कह सकते हो, व्हाट एवर यू वांट टू डू। चलिए अगले हेडिंग पे चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद। तो सीक्वेंस पिछली क्लास में हमने पढ़ा, और सीक्वेंस का कोई भी पैटर्न हो सकता है। अभी हम लोग ने हेडिंग दी क्या, प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस का कोई भी पैटर्न हो सकता है, सीक्वेंस में एक से ज्यादा पैटर्न हो सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी। अभी हम लोग ने 2 क्वेश्चन भी किए, और पिछली क्लास में हमने जनरल टर्म दे दिया था, कुछ भी लिख दिया था। तो उसमें सीक्वेंस में कुछ कंडीशन लगाई गई कि नहीं, अगर किसी भी सीक्वेंस में स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से वो पर्टिकुलर कंडीशन पे ही आगे बढ़े, जो मर्जी है वो तुम्हारी नहीं चलेगा, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन ही चले, उस कंडीशन पे सीक्वेंस आगे बढ़े, तो ऐसी सीक्वेंस प्रोग्रेशन कहलाती है। जैसे आपने 10th में पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्पेसिफिक कंडीशन होगी कि आप आगे बढ़ते जाइए तो कुछ ऐड करिए, अगर नंबर पॉजिटिव है तो ऐड होता जाएगा, अगर जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो नेगेटिव है तो सबट्रैक्ट होता जाएगा। तो अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन आएंगे तो हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। तो अगर लिखने को हो तो लिख लो। और when terms of a sequence, progression में when terms of a sequence are written under some specific conditions, when terms of a sequence are written under some specific conditions, then sequence is known as progression. Then sequence is known as progression. Then sequence is known as progression. तो अब हम लोग प्रोग्रेशन और सीक्वेंस प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस का स्पेशल फॉर्म। प्रोग्रेशन को सीक्वेंस कह सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस को कहने से पहले चेक करना पड़ेगा। कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, कोई गारंटी नहीं। लेकिन प्रोग्रेशन को गारंटी के साथ, इफ इट इज प्रोग्रेशन देन इट विल बी सीक्वेंस। बट अगर सीक्वेंस है तो प्रोग्रेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो प्रोग्रेशन में आपने 10th में पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हेडिंग दीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AP कहेंगे, है ना। तो कोई डेफिनेशन आप में से बताना चाहेगा, AP 10 से आप लोग पढ़ करके आए, एनीवन ऑफ यू हु वांट टू। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, तो इफ इन एनी सीक्वेंस डिफरेंस ऑफ एनी 2 consecutive term, if in any sequence difference of any 2 consecutive term remains constant, then sequence is known as arithmetic progression. Sequence is known as arithmetic progression. This constant difference is known as common difference and generally denoted by small d. And generally denoted by small d. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि एक सीक्वेंस लिखी हुई है A1, A2, A3, A4, A5 एंड डॉट 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 डॉट, तो इनके कॉन्सेक्यूटिव टर्म मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, अगर ये सब कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, तो सीक्वेंस हमारी AB कहलाती है। और इस कांस्टेंट को हम लोग D कहते हैं, और D हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस।
स्मॉल डी से जनरली डिनोट करते हैं, और आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं कॉमन डिफरेंस। तो और अगर हम लोग A1 को जनरली हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस हमारा D हो गया। तो आगे बढ़ करके पहले अगर इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ये सीक्वेंस है और ये है, तो सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Sequence will be arithmetic progression. तो ये हम लोग ने सीक्वेंस की बात की, फर्स्ट टर्म हमने बात की। अब यहीं पे हम लोग पैटर्न लिखेंगे और इसके बाद हम लोग पैटर्न से ही जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरली हम लोग A1 को, फर्स्ट टर्म को, जो अभी हमने A1 कहा था फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग A कह देते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1 इज टू D करो, A2 माइनस A1 कितना हो गया? D। तो A2 कितना हो जाएगा? A प्लस D। A3 कितना हो जाएगा? A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या बन जाएगी? AP। A क्या है? फर्स्ट टर्म। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। A और D पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, A कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, D भी कोई रियल वैल्यू ले सकता है। देयर इज नो कंडीशन ऑन A एंड D। यही अगर हम पैटर्न को पकड़े तो यहीं से हम लोग एक हेडिंग देंगे, जनरल टर्म। जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ AP। तो जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ AP लिखे फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ AP। तो बोलो क्या हो जाएगा? Tn इक्वल टू, देखिए फर्स्ट में A था, सेकंड में 1D, थर्ड में 2D, तो A तो रहेगा प्लस n माइनस 1 इंटू D, वेयर A हमारा कहलाता है फर्स्ट टर्म और D कहलाता है कॉमन डिफरेंस। A कहलाता है फर्स्ट टर्म, D कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो यहीं पर कुछ ओरल बातें कहने जा रहे हैं, जरा सुनिएगा, मन करे तो लिख लीजिएगा, ना मन करे तो ना लिखिएगा। जैसे लिख लिया सबने? A फर्स्ट टर्म कहलाता है, A पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। D कॉमन डिफरेंस कहलाता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो AP भी नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और D के हिसाब से तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स, अगर AP के नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे तो फाइनाइट AP कहलाएगी, और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट AP कहलाएगी। अब हम इनफाइनाइट तक चले जाएंगे तो इनफाइनाइट AP कहलाएगी, और अगर फाइनाइट पे ही रुक जाएंगे तो फाइनाइट AP कहलाएगी। दूसरी बात, D, अगर D के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ D व्हाट इज D? D इज कॉमन डिफरेंस। अगर AP में D पॉजिटिव है, A कुछ भी हो, A पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, A कुछ भी हो, अगर D पॉजिटिव है तो हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग AP। तो अगर कहीं इसका यूज हो तो टेंशन नहीं लेना है। अगर D पॉजिटिव है तो हम लोग क्या नाम देंगे? इंक्रीजिंग AP। हाँ ठीक है। और अगर D नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग AP, और अगर कॉमन डिफरेंस जीरो है तो कांस्टेंट AP। तो अगर कभी कांस्टेंट AP कह दे, या इंक्रीजिंग AP कह दे, या डिक्रीजिंग AP कह दे, इसका मतलब इंक्रीजिंग AP का मतलब D पॉजिटिव है AP का, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। D नेगेटिव है, इसका मतलब डिक्रीजिंग AP है, और अगर D जीरो है तो ये कांस्टेंट AP है। तो इनमें अगर मन करने का मन करे लिख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यहीं पर कुछ टर्म और यूज किए जाते हैं, जैसे हमने कहा जनरल टर्म या nth टर्म जनरली ज्यादा ये यूज करते हैं। अगर उस सीक्वेंस में केवल n ही टर्म हो, कितने टर्म हो? n ही टर्म हो, तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स अगर n ही है
तो nth टर्म कौन सा टर्म कहलाएगा? लास्ट टर्म। तो इसलिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो लास्ट टर्म जो हमारा होगा उसको हम लोग l कहते हैं और उसकी भी वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू डी ही होगी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी ही होगी। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, इनको एक एक करके, क्योंकि पहली बार हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, आगे चल करके फिर हम एपी जीपी में वो सब बातें, जीपी या एचपी में बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ नई बातें भी आ रही हैं। तो पहली बात हमने ये कही कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो लास्ट टर्म l भी यही हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहीं पर हम लोग एक और बात करते हैं कि जैसे कई बार हम लोग को मिडिल टर्म की बात पड़ जाती है। अगर कोई सीक्वेंस है तो किसी सीक्वेंस में मिडिल टर्म कितने होंगे ये हम लोग को कुछ आइडिया है? कई बार एक सीक्वेंस गिवन है तो उसके मिडिल टर्म कितने होंगे? मिडिल टर्म एक होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म कितने होते हैं? एक। जैसे 5 उंगली तो मिडिल टर्म 1। ये आपका इधर से भी थर्ड, इधर से भी थर्ड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडिल टर्म 2, ये दोनों। तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स इवन देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑड देन देयर विल बी 1 मिडिल टर्म। ये बात हो गई। एक बात और, एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आराम से सुनिएगा। तो किससे पूछें? हाँ, खड़े हो। क्वेश्चन ये है कि आप एक रो में खड़े थे, सुबह सुबह स्कूल गए क्लास करने, और उस क्लास में 32 स्टूडेंट थे, और सुबह सुबह प्रेयर होती है, प्रेयर में आप खड़े थे, 32 स्टूडेंट थे, और अचानक मैं वहीं से जा गुजर रहा था तो मैंने काउंट किया, शुरुआत से आपकी पोजीशन 21वीं थी। क्या थी? 21वीं। आप लोग भी सुनते रहिए, किसी के पास भी क्वेश्चन जा सकता है। 21वीं पोजीशन थी, तो आखिरी से आपकी पोजीशन क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके रो में कितने थे? 32। शुरुआत से आपकी पोजीशन कितनी थी? 21। आखिरी से क्या होगी? तो ये इनका आंसर आया। टोटल नंबर ऑफ इनके रो में 32 थे, पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट इनकी 21 थी, और इन्होंने आंसर दिया 11th होगी इनकी आखिरी से। चलो इनकी बात मानते हैं, और आप लोग भी सोचते रहिए, और बाकी फिर हम आपसे मिलते हैं। तो भाई राहुल, कई लोगों ने जो पूछा तो कई लोगों ने 11 बताया, लेकिन उसके बाद 12th भी कई लोगों ने बताया, तो 12th इज राइट। क्यों? और इस पे कई बार क्वेश्चन आया। ये सब मतलब ओरल चीजें मानी जाती हैं कि आपको पता ही होगा। जनरली ये टीचर लोग बताना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन हम देखते हैं जब क्वेश्चन देते हैं और जब फिर आपको सरप्राइज टेस्ट में गलत हो गया। अब भाई ये 5 उंगलियां हैं, ये बीच वाली उंगली, अगर हम लोग इधर से स्टार्टिंग है तो इसकी पोजीशन क्या है? 3, और इधर से अगर गिनना शुरू करें तो 1 2 3, तो क्या 6 उंगली हो गई? नहीं, ये भाई साहब 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो इसलिए नोट करके लिख लेंगे हम लोग कि भैया अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट अगर kth है तो लास्ट से क्या होगी? n माइनस k प्लस 1। जनरल लिख लेना तो लिख लो, अगर लिखने का मन करे, नहीं तो अगर लगता है ओरल है तो कोई दिक्कत नहीं, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट या nth टर्म फ्रॉम या kth टर्म फ्रॉम स्टार्ट इज इक्वल टू, या पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट ऐसी तरह से लिख लो, पोजीशन में स्टार्ट k, तो पोजीशन फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगी? n माइनस k प्लस 1। क्यों? क्योंकि जिस पर्टिकुलर की हम पोजीशन काउंट कर रहे हैं वो रिपीट हो रहा है। तो kth टर्म फ्रॉम, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो यहां से हम कह सकते हैं कि kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड। तो ये हमने जनरल टर्म पढ़ा, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो यही लास्ट टर्म कहलाएगा, और kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है अगर, तो n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड होगा।
चलिए तो फिर क्वेश्चंस करें कुछ बहुत। तो क्वेश्चन है आपका 3, 7, 11, 15 डॉट 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 अप टू 125th टर्म। फाइंड कॉमन डिफरेंस 52nd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 17th टर्म फ्रॉम एंड, 17th टर्म फ्रॉम एंड। तो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले, सिंस 7 - 3 = 11 - 7 = 15 - 11, hence it is AP and common difference 4। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो nth टर्म हमारा फार्मूला होता है, तो T52 = होगा A + 52 - 1 × D। A is 3, 51 × 4, 207। अब ये थर्ड पार्ट निकालने के आपके पास दो मेथड है। पहले आप लास्ट टर्म निकालें L, और फिर लास्ट से kth टर्म निकालें L - k - 1 × D। या दूसरा अभी जो हम लोग ने अभी पढ़ करके आए हैं कि 17th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n कितना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 125, 125 - 17 + 1 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अच्छा एक बात और, अगर केवल 52nd टर्म कह दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट हमको लोग हमेशा क्या लेते हैं, बिगिनिंग से। बिगिनिंग लिखे तो भी ठीक है, बिगिनिंग ना लिखे तो भी ठीक है, लेकिन अगर एंड से पूछा तो उसको लिखना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 109 टर्म, T109 = 3 + 108 × 4। नोट करिए। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP की बात करें उसके पहले हम लोग एक नोटेशन पढ़ लेते हैं। लगभग सबको पता होगा कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, तो इसका सम का मतलब हुआ SN जो हम लोग लिखते हैं, SN का मतलब S फॉर सम, N फॉर n टर्म्स का सम ये है, और ये सम का मतलब A1 + A2 + A3 + डॉट 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 AN। ये नोटेशन है। समेशन के लिए हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा का, सिग्मा। और फिर सिग्मा में ए सब है, ये 1 है, ये 2 है, सफिक्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं AR। क्या लिखते हैं, AR, R = 1 to n। ये सही नोटेशन है, R = 1 to n AR। ये आपका समेशन हुआ, R की वैल्यू 1 पुट किए तो A1 आ गया, R की वैल्यू 2 पुट किए, R की वैल्यू 1 पुट करेंगे जो भी आया लिखे, फिर बीच में प्लस साइन करें इस्तेमाल, फिर R की वैल्यू 2 A2, फिर प्लस, फिर R की वैल्यू 3 A3 एंड सो। ये सही नोटेशन है। और कई बार हम लोग कैजुअल नोटेशन यूज करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं सिग्मा AN। दिस इज कैजुअल नोटेशन। तो जैसे हम लोग को डेली लाइफ में पता है कि कैजुअल कभी कभी भारी पड़ जाता है, कैजुअल अप्रोच कभी कभी भारी पड़ जाते हैं, ज्यादातर के केस में भारी नहीं पड़ती है। तो ज्यादातर के केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कभी कभी कर देगा। तो जब देखेंगे आगे चल करके हम लोग अभी जब जनरल सीक्वेंस का सम पढ़ेंगे, तो अभी हमने बस आपको ये बताया कि ये हमारा मैथमेटिकल सही नोटेशन है, एग्जैक्ट नोटेशन। ये कैजुअल नोटेशन है, कभी कभी दिक्कत कर जाता है। तो जब हम जनरल पढ़ेंगे तो एक बार फिर पढ़ेंगे। तो अब वापस अपनी हेडिंग आते हैं, सम। तो अगर कहीं भी सिग्मा का इस्तेमाल होगा, सिग्मा का मतलब समेशन। तो हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, तो AP अगर हमें गिवन है A + D + A + 2D + डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस A + n - 1 ×
अब हमें सब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें मालूम है कि अगर 1 + 2 + 3 ऐड करो तो कितना आएगा 6, और अगर हम 3 + 2 + 1 ऐड करें तो अब 7 हो जाएगा, अभी भी 6 ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए फिर से हम यहाँ ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे a + n - 1 × d प्लस यहाँ लिखेंगे a + a - 2 × d प्लस a + n - 3 × d n प्लस डॉट 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 डॉट। अब अगर दोनों को आप ऐड करो तो SN SN कितना हो जाएगा 2SN। और जरा ध्यान दीजिए a + a 2a + n - 1 × d। इसमें भी देखिए a + a 2a, यहाँ n - 2d है, यहाँ d है, n - 2d + d, d कॉमन, n - 2 + 1, तो फिर से n - 1 × d आ गया। इस तरीके से इसको ऐड करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2a + n - 1 × d, और ऐसा करते करते इसकी भी वैल्यू 2a + n - 1 × d। तो ये सबके सब सेम है, कितने टाइम्स हैं n टाइम्स हैं, तो दो लाइन एक साथ लिख रहे हैं SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। सबको याद भी होगा। Where a is first term, d is common difference, n is number of terms। या इसी को कई बार हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं SN = n/2 a + n - 1 × d। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी n ही है तो a + n - 1 × d क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, तो n/2 × a + n। नोट करिए, पहले क्वेश्चन लिख लो। क्या है क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स, फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स, फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by, which are divisible by 2 and 5, which are divisible by 2 and 5। पहला क्वेश्चन, फिर इसके बाद और डिस्कस करते हैं। ओरल क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से ओरली हमें आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डिविजिबल बाय 2 and 5, तो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। इसका मतलब 10, 20, 30 एंड डॉट 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 100। a की वैल्यू 10, l की वैल्यू 100, n की वैल्यू 10, n/2। तो अब अगला क्वेश्चन सब कुछ सेम रहेगा, 2 और 5 सब कुछ सेम रहेगा। क्या, फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2 और 5। इसके पहले क्या था 2 and 5, 2 and 5 में तो बड़ा टफ था, 10, 20, 30, 100 और आपने ये निकाला। इस बार क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2 और 5। तो भाई डिविजिबल बाय 2 और 5 एंड था तो और में पहले 2 से डिविजिबिलिटी के देखते हैं, डिविजिबल बाय 2 देखते हैं, तो आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 100। फिर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल 5 और है तो अलग जाएगा, 5, 10, 15 डॉट 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 100। निकालना क्या है, दोनों का सम है जी, तो सर वही तो निकालें, आइए देखते हैं। तो सम क्या हो जाएगा, तो पहले तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म आपको दिया है 100,
L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 100 गिवन है, फर्स्ट टर्म A2 गिवन है, D आपको 2 गिवन है, तो कितने टर्म्स आ जाएंगे 50। और इसके नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म 100 गिवन है, फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, कितने 20 है ना। तो आपने क्या किया, आपने किया भाई 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन ये जैसे ही आपने, कई लोगों ने आंसर दिया, ये आंसर गलत करार दे दिया गया। आप लोगों में से ये आंसर दिया, क्यों गलत हो गया? अरे ध्यान से देखो, इसलिए गलत हो गया कि 10 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 100 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 20 इसमें भी। तो जो जब डिविजिबल बाय 2 और 5 तो एक ही बार लिखेगा। कितनी बार लिखेगा? एक बार लिखेगा। इसका मतलब जो दोनों में कॉमन था 10, 20, 30, 40, 100, ये काउंट एक बार होना चाहिए था। कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका सम 10 से निकालें आप लोग, कितना 550। तो जो आप लोग आंसर दे रहे थे उसमें 550 कम हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए फटाफट जल्दी से। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में 1-2 क्वेश्चन और पहले सम से करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, क्योंकि जनरली जेईई मेन एडवांस में एपी की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जीपी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना जी। ठीक है जी।